2027 यूपी का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे मायावती की प्लानिंग खतरनाक होती जा रही है। बसपा का पूरा कुनबा बढ़ता चला जा रहा है और अब तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होने लगी है कि इस बार बसपा विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर खेल करने जा रही है। कई ऐसी सीटों को जीतने जा रही है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बसपा के खेमे में पूर्व मंत्री अशोक गौतम की वापसी हो गई है। उन्हें लखनऊ का मुख्य मंडल प्रभारी भी बना दिया गया है मायावती की तरफ से। साथ में बसपा ने बीते दिनों भारी बारिश और आंधी तूफान के बीच अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी पूर्वांचल की एक सीट मोहम्मदाबाद गोहना से किया है, जहां पर दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है। कई सीटों पर मायावती की तरफ से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर भी लग चुकी है और अब बस उनके नामों का ऐलान बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती इस बार के विधानसभा चुनाव में किस स्ट्रैटेजी के साथ उतरने जा रही हैं और उन्होंने किस आधार पर उम्मीदवारों के नामों का चयन किया है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन एक नया मोड़ ले रही है और बसपा में भी संगठन को मजबूत करने की कोशिश जोरों शोरों से चल रही है। इन तैयारियों में बसपा में नेताओं की वापसी भी देखने को मिल रही है। इस वापसी के बीच पहला नाम है बसपा में पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम का। जी हां, अशोक गौतम की वापसी बसपा में हो चुकी है और सिर्फ वापसी ही नहीं हुई, अशोक गौतम को लखनऊ का मुख्य मंडल प्रभारी भी बनाया गया है। सिर्फ अशोक गौतम ही नहीं, बुलंदशहर के मुकेश पंडित, जो राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी के बीच अपने बदलते रुख के लिए जाने जाते हैं, उनके समेत कई दलों के नेता भी बसपा का हिस्सा बने हैं। और इसी वापसी में सतवीर नागर का भी नाम है, जो कि नोएडा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। उन्हें पार्टी में वापस लेकर मेरठ मंडल का जोनल प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ महेश चंद्रा भी आजाद समाज पार्टी छोड़कर बसपा की सदस्यता ले चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बसपा ने मिशन 2027 के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करनी शुरू कर दी है। जी हां, मऊ के मोहम्मदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जेके आजाद को बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वो भी भारी बारिश और तूफान के बीच में, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इस सीट पर बसपा की जीत इसलिए भी तय मानी जा रही है क्योंकि मोहम्मदाबाद गोहना की सीट पर 1,20,000 के करीब दलित मतदाता हैं। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आबादी है जो इस सीट पर प्रत्याशी की हार और जीत के फासले को तय करती है। इसके अलावा इस सीट पर यादव मतदाता लगभग 60,000 के करीब हैं, मुस्लिम मतदाता 55,000 के करीब, चौहान मतदाता लगभग 30,000 के करीब और राजभर मतदाता 25,000 के करीब हैं। और इसी जातीय समीकरण को लेकर बसपा ने अपना एक जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। वहीं मौजूदा समय में इस सीट से सपा के राजेंद्र कुमार विधायक हैं। दोस्तों, इस मंडल के पूर्व जब पहले चुनाव में देखते हैं तो यहाँ पर भी बसपा का अच्छा खासा प्रदर्शन और प्रभाव रहा है और इस रणनीति के चलते ही बसपा अपने वोट बैंक सुरक्षित कर रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बसपा जल्द ही सहारनपुर और सुल्तानपुर से भी कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है और वहां भी कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है, सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों बसपा अपने पूर्व सदस्यों को वापस ले रही है। न कि सिर्फ वापस ले रही है बल्कि उन्हें अपने सबसे मजबूत गढ़ों की जिम्मेदारी भी सौंप रही है। जो लोग बसपा के खेमे में आ रहे हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मायावती की तरफ से दी जा रही है और बसपा ये सबक अपने चुनावी इतिहास से ले रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा एक सीट पर ही अपनी जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि बसपा को 12.9% वोट शेयर मिला था, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ और बसपा को ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में बसपा जिस तरीके से प्रदर्शन की, बसपा ने एक भी सीट नहीं जीती। अब उस लोकसभा और विधानसभा चुनाव के हार के फासले को तय करते हुए एक नई प्लानिंग के साथ, एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में उतर रही हैं और उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को, उन पूर्व मंत्रियों को अपने दल में शामिल कर रही हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो उस क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ रखते हैं, न केवल जातीय समीकरण के आधार पर
बल्कि अपने राजनीतिक समझ और सूझबूझ के आधार पर भी। और यही वजह है कि बसपा अब न केवल अपना संगठन मजबूत कर रही है बल्कि मिशन 2027 के लिए भी अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिन इलाकों में नए प्रभारी बनाए गए हैं वो सभी बसपा के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 2027 में बसपा अपना वोट बैंक साधकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर अपनी जगह बना पाएगी, या उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर बीजेपी और सपा के इर्द गिर्द ही घूमती दिखाई देगी? इसका फैसला तो 2027 के आने वाले चुनाव में ही होगा। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, जिस तरीके से मायावती एक एक उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार मायावती ने, बसपा ने अच्छे से होमवर्क किया है। और इस होमवर्क का परिणाम यह है कि अपने वोट बैंक को देखते हुए मायावती जहां पर अपने उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं उन नामों का ऐलान सबसे पहले कर रही हैं, ताकि उन्हें या संगठन के भीतर कोई मतभेद, कोई ऐसा संशय न हो कि यहाँ से कोई और उम्मीदवार हो सकता है, और उस प्रत्याशी को और अत्यधिक वक्त मिले क्षेत्र में जाकर बसपा के कामों को बताने के लिए, अपने उम्मीदवारी को और मजबूत करने के लिए 2027 के लहजे से। खैर, देखना यही है कि 2027 के रण में मायावती कितनी सीटें जीतती हैं और 2027 की सत्ता में मायावती कितनी और कौन सी भूमिका निभाती हैं। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।